जय हिंद साथियों। हिंदी व्याकरण का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिया से संबंधित है। अब देखिए, क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अब देखिए, दैनिक दिनचर्या के अंदर हम जो भी कार्य करते हैं, जैसे खाना पीना, चलना उठना, बैठना, सोना, जितनी भी जो हम क्रियाएं करते हैं या जो कार्य करते हैं हम रोज रोज, वो सारी के सारी हमें क्या कहलाएंगी? क्रिया कहलाएंगी, जिन्हें हम संस्कृत में धातु कहते हैं। अब देखिए, क्रिया के भेद हैं वो कर्म के आधार पर परीक्षा में पूछा जाता है कि कर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर जिस भी प्रकार से क्रिया के जो भेद पूछें, उसी ही प्रयोग के आधार पर हमें उनका यानी भेद बताना है। यहाँ पर साथियों, हम कर्म के आधार पर इनके भेदों की हम चर्चा करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं। अगर परिभाषा यहाँ से पूछी जाती है, किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना पीना, चलना उठना, बैठना, सोना, ये सारी की सारी क्या हैं? हमारी क्रियाएं हैं, जो हम कोई भी कार्य है वो कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, यही हमें ध्यान रखना है। सकर्मक क्रिया, दूसरा होगा अकर्मक क्रिया। अब देखिए, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कर्म पाया जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सीधी सी सरल सी परिभाषा है कि जिस भी वाक्य में यानी कर्म पाया जाए उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य में किसी व्यापार व फल का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर सीधा कर्म पर पड़े, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जिस वाक्य में कोई भी बात पूछी जाए, अगर उसका उत्तर हमें मिल जाता है उस वाक्य में, वो हमारा क्या होता है? कर्म होता है। जो हमें वहाँ पे उत्तर मिल जाता है वो हमारी वहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी। जैसे देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए, यहाँ पे इस उदाहरण में हमें हमारा उत्तर मिल रहा है, राम पढ़ता है। क्या पढ़ता है? यानी पुस्तक। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया। कैसे? देखिए, राम कर्ता, पुस्तक कर्म, पढ़ता क्रिया। यहाँ पे देखिए, वाक्य विश्लेषण की अगर बात करें तो भी देखिए, हमने यहाँ पे इस वाक्य का पूरा विश्लेषण कर दिया है कि राम करता है, पुस्तक कर्म है, पढ़ता है क्रिया। जो देखिए, यहाँ पे पूरा का पूरा जो प्रभाव है वो किस पे पड़ रहा है? कर्म पे पड़ रहा है। यानी राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक। हमें प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, तो वो हमारी सकर्मक क्रिया हुई। इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं वो बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, सीता गाय देखती है। सीता देखती है, क्या देखती है? यानी गाय। प्रश्न का हमें उत्तर मिल रहा है, तो वो हमारी सकर्मक क्रिया हुई। अब परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? इसी प्रकार से आपके उदाहरण दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी क्रिया, चार ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन होंगे, एक हमारा सही होगा। तो इसी प्रकार से हमें हमारे वाक्यों की पहचान करनी है। अब देखिए, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होगा एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया का अर्थ यहाँ पे होता है कि जिस वाक्य में एक कर्म पाया जाता, एक कर्मक यानी एक कर्म। सीधी सी परिभाषा यहीं पे ये है कि जिस वाक्य में एक कर्म पाया जाता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, श्याम भोजन कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, श्याम क्या हुआ? कर्ता, भोजन यहाँ पे कर्म हो गया, कर रहा है यानी क्रिया हुई। तो यहाँ पे इस वाक्य में एक कर्म है जो कि सकर्मक क्रिया का एक कर्मक यानी कि यहाँ पर भेद हो गया, जो कि हम इन शब्दों की या इन वाक्यों की पहचान कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, दूसरा जो हमारा भेद है द्विकर्मक क्रिया, यानी जिस वाक्य में दो कर्म पाए जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? द्विकर्मिक। इसी प्रकार से देखिए, हमने इससे पहले एक कर्म की बात की थी कि एक कर्मक क्रिया में क्या होगा? एक कर्म पाया जाएगा।
लेकिन द्विकर्मिक क्रिया में देखिए दो कर्म हैं वो पाए जाते हैं। जैसे देखिए अध्यापक जी ने अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए अध्यापक जी हैं वो हमारे क्या हुए, कर्ता हुए। छात्रों को कर्म हुआ, भूगोल ये भी देखिए कर्म हुआ, पढ़ा रहे हैं ये हमारी क्रिया हो गई। तो इस वाक्य में दो कर्म पाए गए हैं, इसलिए कौन सा कर्म हुआ, यानी कि कौन सा वाक्य हुआ हमारा ये द्विकर्मिक यानी सकर्मक क्रिया का जो दूसरा जो भेद है द्विकर्मिक क्रिया। इसी प्रकार से देखिए राम ने हरि को पुस्तक दी। अब यहाँ पे देखिए हरि और पुस्तक हैं जो देखिए इस वाक्य में दो कर्म हैं, यानी इसमें सकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार से देखिए एक कर्मक और द्विकर्मक जो हमारे सकर्मक क्रिया के जो भेद हैं, जो इनकी पहचान हम इसी प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए हमारा जो दूसरा भेद है आकर्मक क्रिया का, पहला था सकर्मक क्रिया, दूसरा देखिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। जिस वाक्य में कर्म नहीं पाया जाता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सबसे सरल परिभाषा, इससे ज़्यादा परिभाषा सरल नहीं हो सकती या वाक्य की पहचान नहीं हो सकती। अब परिभाषा को इसी भी प्रकार से हम बना सकते हैं कि जिस वाक्य में किसी व्यापार व फल का प्रभाव कर्म पर न पड़कर सीधा कर्ता पर पड़े उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए राम जाता है, अब यहाँ पर देखिए राम कर्ता, जाता है वो क्रिया हो गई। अब देखिए वाक्य पूर्ण है। अकर्मक क्रिया में कर्म के बिना भी वाक्य हमारा क्या होगा, पूर्ण होगा। जैसे देखिए राम जाता है यानी राम जाने का काम कर रहा है। अकर्मक क्रिया सॉरी कर्म न होने के बाद भी देखिए वाक्य हमारा क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। तोता उड़ता है अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस वाक्य में कर्म नहीं है और कर्म न होने के बावजूद भी देखिए वाक्य है वो हमारा पूर्ण हो रहा है। बालक दौड़ रहा है, रेल चल रही है। यहाँ पे देखिए अकर्मक क्रिया में वाक्य की पहचान के लिए कर्म नहीं पाया जाएगा, पूरा का पूरा जो प्रभाव है वो कर्ता पर पड़ता है, इसलिए वहाँ पे कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया। इसी प्रकार से एग्जाम में उदाहरण पूछ लिए जाएंगे और उनसे पूछा जाएगा कि इनमें कौन सी क्रिया है, तो इन दोनों की जो पहचान है वो बहुत ही भिन्न है, अलग अलग है, जो हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, दूसरा होगा अकर्मक क्रिया। जो परिभाषा और उदाहरण और इनकी पहचान है वो हमने यहाँ पे पूरे विस्तार से पढ़ा है, अब कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब साथियों यहाँ पे हम बात करते हैं प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। पहला होगा हमारा सामान्य क्रिया। अब देखिए परिभाषा की जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें सामान्य क्रिया कि जो वाक्य एकदम से सरल या सामान्य होगा, जहाँ पे एक ही उद्देश्य हो, एक ही क्रिया हो, हमारा क्या होता है, यानी कि सामान्य क्रिया होती है। जैसे देखिए महेंद्र जाता है, संतोष आई, ये देखिए यानी कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है एकदम से वो हमारा क्या होगा, सरल वाक्य होगा। देखिए महेंद्र यानी क्या कर रहा है, जाता है, संतोष आई यानी कि एक ही क्रिया का प्रयोग जिस वाक्य में हो वो हमारी कौन सी क्रिया होगी, सामान्य क्रिया होगी। जो इस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं कि ये हमारा सामान्य वाक्य या सामान्य क्रिया का वाक्य होगा। इसी प्रकार से देखिए दूसरा जो देखिए हमारा जो भेद है वो होगा संयुक्त क्रिया। अब देखिए जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक या अलग अलग क्रियाओं के मेल से, भिन्नार्थक का अर्थ यहाँ पे होगा अलग अलग क्रियाओं के मेल से बनती हैं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। कहने का या सरल से तरीका ये होगा कि जो क्रिया दो या दो से अधिक अलग अलग क्रियाओं के मेल से बनती हैं उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर पानी बरसने लगा,
यहाँ पे देखिए बरसने और लगा, दो क्रियाओं के योग से ये वाक्य पूर्ण हुआ है। वह खा चुका यानी खा और चुका। मोहन यानी चलता और गया, दो क्रियाओं के योग यानी कि योग से चलता गया, खा चुका, बरसने और लगा। यहाँ पे दो क्रियाएं हैं, नाम से ही पता चल रहा है, जो कि यानी कि जो क्रिया दो या दो से अधिक अलग अलग यानी भिन्न भिन्न क्रियाओं के योग से बनती हैं वो हमारी संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। इसी प्रकार से हमें परीक्षा में यानी उदाहरण दे दिए जाएंगे, वाक्य दे दिए जाएंगे, पहचान करनी है तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तीसरा जो हमारा भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है, पहचान का पता चल रहा है कि प्रेरणार्थक यानी कि हमें प्रेरित करने का जो कार्य है वो किया जाएगा। वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके यानी दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है या दूसरों से वो कार्य है वो करवाता है, वो क्या होगा, वो हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होगी। यानी स्वयं वो कार्य न करके दूसरों के सहयोग से अगर वो कार्य करवाते हैं वो हमारे क्या होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे देखिए कविता सविता से पत्र लिखवाती है, यानी कि वो किस कविता क्या कर रही है, किससे कार्य करवा रही है, सविता से पत्र लिखवाने का जो कार्य है वो करवा रही है। इसलिए हमारी कौन सी क्रिया हुई, प्रेरणार्थक क्रिया हुई। दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है, ये भी देखिए खुद कार्य न करके हेमंत से पत्र लिखवाने का जो कार्य है वो कर रहा है। यानी कि सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, अलग अलग देखिए पहचान इन सारी क्रियाओं की, जो देखिए हमें किसी भी समस्या में नहीं पड़ना है या मैं कहूँ कि कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनके वाक्यों की पहचान परीक्षा में जैसे ही वाक्य होंगे हम उनकी पहचान कर सकते हैं, क्रियाओं की पहचान कर सकते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया में स्वयं व्यक्ति काम न करके किसी अन्य से करवाता है, वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अब देखिए अगला जो हमारा भेद है पूर्वकालिक क्रिया। अब देखिए पूर्वकालिक क्रिया का अर्थ यहाँ पे या परिभाषा को अगर हम सरल शब्दों में समझें, जहाँ पर यानी कि दो क्रियाएं होंगी, पहला कार्य करने से पहले यानी कि दूसरा कार्य करने से पहले वो पहला कार्य जो करता है वो हमारी क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। जब किसी वाक्य में दो क्रिया प्रयुक्त हुई हों, दो क्रियाएं होंगी तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, यानी कि पहला जो कार्य करेंगे करने के बाद में ही तो दूसरा कार्य होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, यानी तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया हमारी पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य में दो क्रिया हो और दोनों क्रियाओं में से पहली जो क्रिया यानी दूसरी क्रिया से पहले अगर पहले जो कार्य संपन्न उस क्रिया से होता है वो हमारा क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया होगी या उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। देखिए मुकेश पढ़कर सो गया। अब देखिए मुकेश पढ़कर सो गया, दो क्रियाएं हैं, पहली हमारी पढ़कर फिर दूसरी है सो गया। अब साथियों यहाँ पर देखिए पहले मुकेश ने क्या किया, पढ़ाई की यानी पढ़िया, पढ़कर फिर उन्होंने क्या किया यानी कि वो सो गया। पहले पढ़ने का कार्य किया उसके बाद वो सो गया, यानी कहने का अर्थ यानी कि पूर्वकालिक क्रिया यानी कि दूसरी क्रिया करने से पहले उसने जो पहली क्रिया जो कार्य किया था वही हमारी पूर्वकालिक क्रिया होती हैं। वह नहाकर चला गया, उसने पहले स्नान किया या नहाने का जो कार्य है वो किया और उसके बाद ही देखिए वो वहाँ से चला गया। तो दूसरी क्रिया का कार्य करने से पहले उसने नहाने का जो कार्य किया उसके बाद वो वहाँ से चला गया, वो हमारी पूर्वकालिक क्रिया होगी, जो इसकी पहचान में हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला जो हमारा भेद होगा सहायक क्रिया। किसी भी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले
पद को सहायक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक क्रिया दूसरे क्रिया की यहाँ पे सहायता करेगी, वो हमारी सहायक क्रिया होगी। नाम से ही पता चल रहा है कि सहायक यानी सहायता करने वाली क्रिया। एक क्रिया दूसरी क्रिया की सहायता करेगी यानी मूल क्रिया की सहायता करेगी, वो हमारी क्या है, सहायक क्रिया है। जैसे देखिए वह बाजार जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर बाजार यानी जा रहा है, तो यहाँ पे सहायता कर रही है, जा क्रिया है उसकी रहा है। राम गा रहा है, दो क्रिया यानी कि पहली क्रिया है वो दूसरी क्रिया की, या दूसरी क्रिया है वो पहली क्रिया की सहायता कर रही है, दोनों मिलकर अपना कार्य है वो कर रही हैं, तो वो हमारी होंगी सहायक क्रिया। इसी प्रकार से हम वाक्यों की पहचान कर सकते हैं। परीक्षा में ऐसे ही वाक्य दे दिए जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी क्रिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से नाम धातु क्रिया, अगला जो हमारा क्रिया का भेद होगा कि क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों, यानी कि क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे, और वो कौन से शब्द होंगे, संज्ञा से संबंधित, सर्वनाम से संबंधित या विशेषण से जो धातु बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। यानी कि क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों से जो बनती हैं, जो क्या कहलाएंगी, नाम धातु क्रियाएं। वो किन से बनी हुई होंगी ये ध्यान रखना है। नाम धातु क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं। परीक्षा में पूछा जाता है कि नाम धातु क्रियाएं किन से बनती हैं या किन से बनाई जाती हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से नाम धातु क्रियाएं हैं वो बनती है या वो जानी जाती हैं। यहाँ पे देखिए राधा बहुत लज्जाती है। अब यहाँ पे देखिए लज्जाती नाम धातु क्रिया है, जो लज्जा से लज्जाती है वो बना है। इसी प्रकार से देखिए लात से लतियाना, आप से अपनाना, स्वीकार से स्वीकारना, अनुराग से अनुरागना, लाज से लज्जाना, हाथ से हथियाना और बात से बतियाना, ये सारे के सारी हमारी नाम धातु क्रियाएं हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से यानी कि मिलकर बनी हुई हैं, वो नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जो उदाहरण में हमने आपको यहाँ पर बताया कि राधा बहुत लज्जाती है, तो लज्जाती है ये नाम धातु क्रिया है, जो कि देखिए यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम शब्दों से मिलकर बनती हैं वाक्य में, वो सारी हमारी क्या होंगी, नाम धातु क्रियाएं होंगी। तो ये थी साथियों हमारी यानी कि अर्थ के प्रयोग के आधार पर यानी कि क्रिया के प्रमुख भेद, जो हम यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे पहचान और उनके उदाहरणों को हमने यहाँ पे समझा। तो परीक्षा में किसी भी प्रकार की दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं काल के अनुसार क्रिया के भेद। अब देखिए काल के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए काल के अनुसार क्रिया के तीन भेद होते हैं। जैसे काल तीन होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल। देखिए तीन जो हमारे भेद हैं वो काल के अनुसार हैं। इससे पहले देखिए हमने यहाँ वहाँ पर प्रयोग व अर्थ के दृष्टि से जो क्रिया के भेद हैं उनकी हमने यहाँ पे चर्चा की थी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं काल के अनुसार क्रिया के भेद। सबसे पहला जो हमारा भेद है भूतकालिक क्रिया। देखिए काल के अनुसार काल कितने होते हैं, तीन होते हैं, जो हम चर्चा कर चुके हैं। पहला होगा भूतकालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। भूतकालिक का अर्थ होता है हमारा बीता हुआ समय। अब देखिए क्रिया का वह रूप जिससे हमें बीते समय में कार्य के संपन्न होने का पता चले उसे हम भूतकालिक क्रिया कहते हैं। सीता गई यानी सीता पहले ही वो जा चुकी है, तो वो बीता हुआ समय था। रमेश पुस्तक पढ़ रहा था, ये भी देखिए हमारा बीते हुए समय का वाक्य है कि वो तो पहले ही वो पुस्तक पढ़ रहा था। तो यानी वो ये हमारी जो वाक्य हैं, ये जो सारी क्रियाएं हैं वो कौन सी हुई, भूतकालिक क्रिया का ये दोनों उदाहरण हैं। ऐसे ही उदाहरण देकर परीक्षा में पूछा जाएगा किस वाक्य में ये कौन से काल का वाक्य है, भूतकाल का है, वर्तमान का है या हमारा भविष्य काल का है। दूसरा जो देखिए हमारा जो भेद है वर्तमान कालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा
वर्तमान समय में जो हमारा जो समय अब चल रहा है, उसमें कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, उसे हम वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कमला गाना गाती है, तो यहाँ पे देखिए कमला कमला है, वो गाना गाने का जो कार्य है वो वर्तमान में कर रही है। वर्तमान की यहाँ पे ता है, ती है, रही है, रहे हैं, ये पहचान होंगी। और देखिए जो हमारा भूतकाल है वो जा चुका था, जा चुकी थे, ये सारे के सारे क्या हैं, वो देखिए यानी कि भूतकालिक की सारी क्रियाएं होती हैं जो पहचान होती हैं। कमला गाना गाती है, बिमला खाना बना रही है, ये सारे हमारे वर्तमान वर्तमान कालिक क्रिया के उदाहरण हैं। अब यहाँ पे जो तीसरा जो हमारा भेद है, वो देखिए भविष्यकालिक क्रिया। आने वाला जो भविष्य है वो हमारा कैसा होगा, उसमें हम कैसे कार्य करेंगे। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, उसे भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। अब देखिए संभावना व्यक्त करेंगे, मोहन पत्र लिखेगा। आने वाले समय में या आगे के जो समय होगा आएगा, उसमें यानी मोहन है वो क्या करेगा, पत्र लिखने का जो है वो कार्य करेगा। नीलम कल जोधपुर जाएगी, कल जाएगी, अब तो नहीं जा रही है। तो यहाँ पे देखिए क्रियाओं के माध्यम से, वाक्य में क्रियाओं के माध्यम से हमें भविष्यकालिक क्रिया का पता चलता है, वो हमारी भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। तो ये थे साथियों हमारे काल के अनुसार क्रिया के भेद, जो परीक्षा में पूछा जाता है। इनकी परिभाषा और पूछ ली जाए या इनके उदाहरण दे दिए जाएंगे और इनसे पूछा जाएगा कि ये कौन से काल के वाक्य हैं या इनमें कौन सी कालिक क्रियाएं हैं, तो हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जय हिंद।